हमारे देश का किसान सड़कों पर आ गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि इन किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। ऐसा क्यों हुआ? मीडिया को रिया, कंगना और रिया से फुर्सत नहीं मिल रही। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको कोई दिखा नहीं रहा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप में से ये वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि देश में किसानों के साथ हो क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूँ काजल और आप देख रहे हैं सोशली लीगल। 5 जून 2020 को किसानों से जुड़े 3 ऑर्डिनेंसेस जारी किए जाते हैं, 3 अध्यादेश लाए जाते हैं। अध्यादेश का मतलब ये होता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो उस टाइम पे कुछ समय के लिए कुछ प्रोविजनल लॉज बना दिए जाते हैं। इवन उसके बाद जब पार्लियामेंट की मीटिंग हो जाती है तो उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर अगर वो कानून पास नहीं किया जाता तो वह अपने आप ही रद्द हो जाता है। तो ये थी अध्यादेश की परिभाषा आम शब्दों में। तो इन 3 अध्यादेशों में से आइए जानते हैं सबसे पहला अध्यादेश, जिसका नाम है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। ये जो ऑर्डिनेंस है ये एसेंशियल कमोडिटीज को लेके डील करता है। एसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि दाल, अनाज और प्याज हो गए, आलू हो गए, तिलहन हो गए, ये सब जो है एसेंशियल कमोडिटीज में आते हैं। इस ऑर्डिनेंस के आने से पहले एसेंशियल कमोडिटीज को स्टॉक करने पर लिमिट लगाई गई थी ताकि जमाखोरी को रोका जा सके। इसके ऊपर एसेंशियल कमोडिटीज का प्राइस जो होता है उसके ऊपर भी एक लिमिट सेट की गई थी। और इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद ये लिमिट जो है वो हटा दी गई। मैं बता दूं कि ये लिमिट पूरी तरीके से तो नहीं हटाई गई। जैसे कि सब्जी फल जो है अगर उनका रेट 2 गुना हो जाता है तो उनके ऊपर लिमिट सेट की जाएगी, और जो बाकी बची चीजें हैं अगर उनका जो रेट है वो 1.5 गुना होता है तो ही उन पर, इन एसेंशियल कमोडिटीज पर एक प्राइस के ऊपर लिमिट लगाई जाएगी। जो इस ऑर्डिनेंस के फेवर में है, जो इकोनॉमिस्ट, उनका कहना ये है कि जब किसान के पास बम्पर क्रॉप होती है, यानी कि जब उनके पास कोई फसल बहुत ज्यादा किसी साल में बहुत ज्यादा ग्रो करती है, बहुत ज्यादा फसल उनके पास उगकर आती है, तो उसके बाद उनके पास वो उसको फसल को स्टॉक नहीं कर पाते क्योंकि उनके ऊपर लिमिट होती है, स्टॉकिंग के ऊपर लिमिट है। जब फसलों को स्टॉक करने की लिमिट हट जाती है तो व्यापारी वर्ग जो है वो उसको और स्टॉक कर पाएगा उसको, क्योंकि अब कानून कहता है वो स्टॉक कर सकता है, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तो जब वो स्टॉक करेगा तो वो जब किसान उसके पास फसल को बेचने आएगा तो वो उसकी जो एक्स्ट्रा फसल भी होगी वो उसे खरीद लेगा और किसानों को बेहतर पैसा भी मिलेगा। लेकिन जो इस ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट में है उनका कहना ये है कि किसानों पर तो स्टॉक करने की लिमिट कभी थी ही नहीं, ये व्यापारी वर्ग पर थी। और सपोज करो व्यापारी वर्ग के ऊपर से ये स्टॉक करने की, कोई भी फसल स्टॉक करने की लिमिट को अगर हटा दिया जाएगा तो व्यापारी वर्ग जो है उस पर उसको स्टॉक करेगा। इसका असर जो होगा वो कंज्यूमर पर होगा। कंज्यूमर के लिए चीजें महंगी हो जाएंगी। याद रखिएगा, कंज्यूमर जो है उसमें एक किसान भी हम कंज्यूमर होता है, क्योंकि जो छोटे छोटे किसान होते हैं वो नॉर्मली 1 फसल या 2 फसल ही उगाते हैं। बाकी ज्यादातर फसलें या जो बाकी ज्यादातर एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं वो मार्केट से खरीदते ही हैं। तो मैं कहूंगी कि वो भी एक कंज्यूमर होता है, और हर तरह के कंज्यूमर पर ये अगर जमाखोरी होती है, जो व्यापारी वर्ग ज्यादा जमाखोरी करता है, तो उससे जो है रेट जो होंगे वो महंगे तो होंगे ही, इससे ब्लैक मार्केटिंग भी बढ़ेगी। स्टॉक और प्राइस पर लिमिट हटाने की बजाय अगर किसान को कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज वगैरह प्रोवाइड किए जाते और उनको उनकी फसल देखकर उनको लोन दिया जाता तो क्या ये बेहतर नहीं होता? जो दूसरा ऑर्डिनेंस आता है उसका नाम है द फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। इसको हम शॉर्ट में अगर बोले तो ये होता है एपीएमसी। क्या हुआ 1965 के अंदर इस किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए, ताकि उन्हें किसी भी फसल को बेचने पर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, इसके लिए उन्होंने एक मंडी बनाई जिसको हम एपीएमसी बोलते हैं। और इस मंडी में, इस एपीएमसी मंडी के अंदर जो किसान होते हैं वो अपनी फसलें खरीदते और बेचते हैं। एपीएमसी को जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करती है। इसके लिए एपीएमसी कमेटी भी बनाई जाती है
ताकि जो भी इंसान, जो भी व्यापारी जो होगा वो पहले लाइसेंस लेगा और उसके बाद ही उस कमिटी यानी इस एपीएमसी के अंदर आकर अपनी फसल जो है वो किसानों से खरीदेगा एक एमएसपी पर। ऑर्डिनेंस आने के पहले एपीएमसी मंडी में जो भी खरीद फरोख्त होती थी उन पर पहले टैक्स लगता था, लेकिन इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद एपीएमसी की वैल्यू लगभग गिर गई है। वो इसलिए क्योंकि अब किसानों और व्यापारियों पर कोई भी फाउंडेशन नहीं है। किसान अपनी फसलों को एपीएमसी मंडी के बाहर कभी भी कहीं भी किसी भी रेट पर बाहर बेच सकता है। इसमें ट्रेड कौन कर सकता है? कोई भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इसमें जो भी है वो खरीद सकती है फसलें, या किसानों की सहकारिता या कोई भी आदमी जिसके पास पेन कार्ड है वो इन फसलों को बाहर एपीएमसी मंडियों के बाहर भी खरीद सकता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी की जा सकती है। कोई भी कंपनी, एसपीओ, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो भी खरीद फरोख्त कर सकती हैं फसलों की, लेकिन इसके लिए एक प्रोविजन लाया गया है, वो ये है कि 3 दिन के अंदर अंदर किसानों को इनकी पेमेंट मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो टैक्स एपीएमसी मंडी में खरीद फरोख्त के दौरान देना पड़ता था वो अब यहाँ पर जो भी एपीएमसी मंडी के बाहर खरीद फरोख्त होगी फसलों की, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो आप ही सोचिए कि कोई भी किसान या व्यापारी कहाँ फसलों को ज्यादा खरीदना बेचना पसंद करेगा? एपीएमसी मंडी में जहां पर ज्यादा टैक्स लगता है, या फिर एपीएमसी मंडी के बाहर जहां पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। किसानों को लुभाने के लिए शुरू में सपोज करिए पहले साल कोई भी कंपनी, कोई भी व्यापारी उन्हें एपीएमसी मंडी से अच्छे दाम दे देगा बाहर, दूसरे साल उस और ज्यादा अच्छे दाम दे देगा, लेकिन इसी दौरान एपीएमसी जो मंडी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और तीसरे चौथे साल के दौरान जब एपीएमसी मंडी रहेगी ही नहीं तो व्यापारी वर्ग जो होगा वो किसानों से मुंह मांगा दाम पर, अपनी मर्जी के दाम पर वो फसल खरीदेगा। और जो पहले एपीएमसी मंडी में किसी भी हालात में जो उनको एक फसल का दाम मिलता था, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता था, वो कुछ टाइम बाद क्या पता वो नहीं मिलेगा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं। बिहार में जब एपीएमसी मंडियां थी तो धान की जो फसल होती थी उसके जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो 1600 से 1700 रुपए मिलता था, लेकिन एपीएमसी मंडी जब खत्म हो गई वहां पर एक तरीके से जिस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग अभी जो हो रहा है वो सेम बिहार में हुआ है। और जब एपीएमसी मंडियां खत्म हो गई तो आज की डेट में 900 से 1000 रुपए में वो धान मिलता है। यानी कि जब किसान इतने सस्ते, ऐसी हालत हो गई है कि किसान इतने सस्ते में वो धान बेच रहे हैं। दूसरे ऑर्डिनेंस आने के बाद एपीएमसी लोगों ने कहा कि किसानों ने स्पेशली और इकोनॉमिस्ट लोगों ने कहा कि एपीएमसी को ही जो ये मंडियां हैं उन्हीं को इम्प्रूव करना चाहिए था। और अगर सरकार की नीयत बहुत ज्यादा अच्छी थी, किसानों के फेवर में थी, तो क्यों उन्होंने इस ऑर्डिनेंस के अंडर में एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मैंडेटरी किया कि इतने मूल्य पर कोई भी आपकी एक फसल जो है वो मिनिमम अमाउंट इतने पर बिकेगी ही बिकेगी। अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो किसानों को फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो ये ऑर्डिनेंस सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को ही फायदा देने वाला है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, एपीएमसी की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी और उसके बाद वो किसानों से अपनी मर्जी से कम दामों पर उनकी फसलें उनसे खरीदेंगे। जो तीसरा ऑर्डिनेंस है उसका नाम है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। हम इसे कॉन्ट्रैक्ट की खेती भी कह सकते हैं और इसके अलावा ठेके की खेती बनाने वाला कानून भी इसको बोला जा सकता है। ये वो वाली ठेके की खेती नहीं है जो आप सोच रहे हैं, जिसमें सपोज मेरे पास एक छोटा सा खेत है और मैं अपने पड़ोसी किसान को बोल दूं क्योंकि मैं उसमें फसल नहीं उगा पा रही कोई, तो मैं उसको दे दूंगी कुछ टाइम के लिए कि आप इसमें अपने खेत से मिलाकर आप इसमें कोई फसल उगा लीजिए। ये वो वाली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग कोई भी किसान किसी भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है
जो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 5 इयर्स तक का हो सकता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी प्राइवेट कंपनी जो वो है वो किसान से कॉन्ट्रैक्ट करके ये कह सकती है, सपोज करो कि वो सरसों प्रोवाइड कर देगी, आपको सरसों की खेती करनी है आपकी जमीन पर, या मैं आपको सीड्स दूंगा, आप अपनी हमारे सीड्स लेकर आप इस पे खेती कीजिए, या आप एक XYZ क्रॉप की फसल की आप ये वाली कम से कम मिनिमम क्वालिटी तो रखिए हीगा। वो किसी भी तरह की टर्म्स और कंडीशंस रख सकती हैं किसानों के साथ और वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। जहां पर किसानों को एक तरफ 50,000 रुपए मिल रहे थे, शायद प्राइवेट कंपनी उन्हें 1.5 लाख रुपए दे दे। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि ये ऑर्डिनेंस किसानों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम इसको अगर ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कोई भी इंसान नॉर्मल, ये एक इंश्योरेंस कंपनी जो होती है जिन पर हम कभी भी आंख बंद कर साइन कर देते हैं, कोई भी उनका एजेंट आता है, ऐसे ही बड़ी कंपनियों का कोई मेन मालिक तो नहीं आएगा। मेन जो कंपनीज होंगी उनका कोई भी एक मीडिएटर आएगा आपके पास, छोटा आदमी कोई भी एक मीडिएटर आएगा और वो आपको बोलेगा कि ये कंपनी है, आपको इतने लाख रुपए मिलेंगे। कोई भी किसान खुश होकर उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इतने सारे पेजेस, इतने सारे क्लॉज, सब क्लोज होंगे कि सपोज करो कोई इमरजेंसी का क्लोज डाला गया हो कि आपकी फसल अगर बारिश ज्यादा होती है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन में फसल खराब हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी किसान की ही होगी। तो ऐसे में वो कॉन्ट्रैक्ट की जो इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, क्या एक किसान उनको जान पाएगा? कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हुई तो सारा का सारा बर्डन किस पर आएगा? किसान के ऊपर। एक किसान जो अपना हक पाने के लिए कोर्ट्स में नहीं जा पाता, क्या वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट में जाएगा? नहीं। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दो ऐसी पार्टीज के बीच में होता है जो व्यवहारिक तौर पर इक्वल होती हैं, समान होती हैं। क्या बड़ी बड़ी कंपनियां जब किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बड़े बड़े किसान तो शायद उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एबिलिटी रखते हो, जो छोटे किसान होंगे उन पर किसी तरह का प्रेशर, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। उनको कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशंस का कुछ भी शायद हो सकता है बिल्कुल भी ना पता हो। इन तीनों ऑर्डिनेंस के जहां पर कुछ फायदे हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान भी है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए एग्रीकल्चर ग्रो करे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, लेकिन इन सबका ज्यादातर फायदा जो होगा वो मिडिल मैन को होगा, कंपनीज को होगा, लॉन्ग टर्म में किसी भी किसान को नहीं होगा। तो और ये तीनों वो कानून है जो किसान ने कभी मांगे ही नहीं थे। ये तीनों ऑर्डिनेंस वो लाए गए हैं जो कभी किसानों ने कभी आज तक इनकी डिमांड की ही नहीं। अब किसान कहीं पर भी अपनी फसलें जो है व्यापारी वर्ग को बेच सकता है, लेकिन अब सपोज कीजिए एक छोटा किसान एक छोटी सी जमीन जो रखता है, वो उस पर खेती करने के बाद जो अपनी फसल है, क्या वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाकर बेचेगा? वो उसको जो वहां से उस फसल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने की जो कॉस्ट होगी वो मिलाकर उसको कितना क्या फायदा होगा वहां दूसरी जगह बेचने पर इतनी दूर जाने के बाद? वो तो अपनी फसल वहीं जहां रहता है उसी लोकल जगह पर बेचेगा ना। वो तो बाहर जाकर नहीं बेच पाएगा क्योंकि उसकी जो कॉस्ट होगी, जो उसकी लागत होगी वो उसके लिए बढ़ जाएगी और वो थोड़ी सी फसल के लिए बाहर नहीं जाएगा। आरबीआई की एक रिपोर्ट 2011 to 2012 एंड 2017 to 18 की एक रिपोर्ट के अंदर ये माना गया कि जीडीपी की 0.4% जो इन्वेस्टमेंट है वो एग्रीकल्चर में होती है, सिर्फ 0.4%। जो किसान सड़कों पर आए उनकी मेनली जो डिमांड्स हैं वो ये हैं कि उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाए, जो ये ऑर्डिनेंसेस आए हैं इनको वापस लिया जाए और उनको फसलें स्टॉक करने के लिए उन्हें जगह प्रोवाइड कराई जाए। तो ये थे तीनों ऑर्डिनेंसेस के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। हमारे देश के किसान को हमारी और मीडिया की अटेंशन की जरूरत है, वो हमारे साथ की जरूरत है ताकि उनकी आवाज सरकार तक पहुंच सके। नमस्ते। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो एनिमल्स राइट्स के ऊपर थी, अगर आपको देखनी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।